अब इसके बाद हम जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सबसे पहले कहाँ होती है? अकाउंटिंग अगर बात हो अकाउंटिंग बिजनेस में होती है। किसी से कुछ पैसा लेना होता है, किसी कुछ पैसा देना होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन होती है कि सर हमें अकाउंटिंग नहीं आती है। इवन वो बच्चे होते हैं जिन्होंने बीकॉम भी कर लिया है, एमकॉम भी कर लिया है, फिर भी उनको अकाउंटिंग नहीं आती है। ये पता है ऐसे कौन से बच्चे होते हैं? ये वो बच्चे होते हैं जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं लाया हूँ अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और इस लेक्चर को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटिंग की। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको अकाउंटिंग आती है कि नहीं आती है, तो अगर आपने ये कहा कि अकाउंटिंग हमें नहीं आती है, ये बात पूरी तरह से गलत है। आपको अकाउंटिंग आती है। देखो अकाउंटिंग का मतलब होता है, पता है? अकाउंटिंग मतलब होता है हिसाब किताब करना। क्या आपको हिसाब किताब करने नहीं आती है? आपको हिसाब किताब करने आता है। अब हिसाब किताब होता है क्या? अगर मान लो कोई छोटा सा बिज़नेस है, जहाँ पर कोई हम कुछ खरीद रहे होते हैं, कुछ बेच रहे होते हैं, कभी कुछ उधार बेचते हैं, कुछ नकद बेचते हैं, किसी से कुछ पैसा लेना होता है, किसी को कुछ पैसा देना होता है। क्या आप हिसाब-किताब नहीं कर पाते हो? आप हिसाब-किताब कर पाते हो। अगर आपको छोटा सा बिज़नेस है, क्या उस बिज़नेस का प्रॉफ़िट या लॉस आप पता नहीं कर पाओगे? आप पता कर पाओगे। तो ये भी तो अकाउंटिंग हुई। तो क्या ये वाली अकाउंटिंग आपको नहीं आती है? अकाउंटिंग ये वाली आती है। बट बात आती है यहाँ पर कि जो अकाउंटिंग करने का जो तरीका होता है ना, 2 होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक और एक होता है अनसिस्टमैटिक। तो जो आपको अकाउंटिंग आती है, वो आती है अनसिस्टमैटिक, जो कि कोई हिसाब-किताब हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में और एक अनसिस्टमैटिक वे में। तो जो आपको हिसाब-किताब करने आता है, वो होता है अनसिस्टमैटिक। देखिए, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर सिस्टमैटिक की बात करें, सिस्टमैटिक के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा अकाउंटिंग को, आपको स्टैंडर्ड समझना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, आपको प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। लेकिन अगर अनसिस्टमैटिक की बात करूँ, तो यहाँ पर ऐसा कोई स्टैंडर्ड, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करना पड़ता है। जितना आपको आता है, भई किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, आराम से ईज़िली आप उसको हैंडल कर सकते हो। देखो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग होती कहाँ पर है। देखो, अकाउंटिंग सबसे पहले कहाँ होती है? अकाउंटिंग अगर बात करें, अकाउंटिंग बिजनेस में होती है। बिजनेस मतलब क्या होता है? तो बिजनेस मतलब वो कोई कंपनी हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई पार्टनरशिप बिजनेस हो सकती हो, या कोई बैंक हो सकता है। इस तरह से बिजनेस होते हैं, ठीक है? जहां पे कोई लेन देन होता है, जहां पे कोई ट्रांजेक्शन होता है, उसको हम बिजनेस बोल सकते हैं। जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस है तो उसका प्रॉफिट कमाना उद्देश्य ही हो। वो ऐसे भी बिज़नेस होते हैं, ऐसे भी ऑर्गेनाइज़ेशन होते हैं, ऐसी भी एंटिटी होती हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बट वहाँ लेन-देन होता है। वहाँ पर लेन-देन होता है, तो लेन-देन जहाँ पर भी हो रहा है, वहाँ पर हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। इवन अगर मैं आपके घर की बात करूँ, तो आपके घर में भी अकाउंटिंग होती है। बट जो घर में अकाउंटिंग होती है ना, वो क्या होती है? अनसिस्टमैटिक मैनर में अकाउंटिंग होती है। अगर मैं छोटे-मोटे बिज़नेस की बात करूँ, तो वहाँ छोटे-मोटे बिज़नेस भी सिस्टमैटिक मैनर में अकाउंटिंग नहीं करते हैं। जैसे आपके आस-पास किराने की दुकान होती है, आपके आस-पास छोटी-मोटी दुकानें और भी हो सकती है, जहाँ पर सिस्टमैटिक मैनर में अकाउंटिंग नॉर्मली नहीं करते हैं, वो अनसिस्टमैटिक वे में अकाउंटिंग करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सिस्टमैटिक की, तो सिस्टमैटिकली क्या करना पड़ेगा? तो सिस्टमैटिक आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, अकाउंटिंग कहाँ होती है? बिज़नेस एंटिटी। देखो यहाँ अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अगर इसको देखा जाए तो अकाउंटिंग कहाँ होती है? बिज़नेस एंटिटी में होती है। देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि बिज़नेस एंटिटी में जो अकाउंटिंग हम करते हैं, किस बात की करते हैं? वहाँ पे ऐसा क्या होता है जिसकी अकाउंटिंग करते हैं? अरे होता है ना कुछ तो होता होगा जिसकी अकाउंटिंग वहाँ पे करते हैं। ऐसा क्या होता है? देखो बिज़नेस में ट्रांज़ैक्शन होते हैं, बिज़नेस में लेन-देन होते हैं। अब फिर क्वेश्चन आएगा कि लेन-देन क्या होता है? ट्रांज़ैक्शन क्या होता है? देखो बेटा सब कुछ पता आपको है। काउंटिंग का ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको पता नहीं होगा। बस आपको मुझे बताना पड़ेगा, हाँ, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। क्योंकि आप बिज़नेस को डे टू डे डे बेसिस पर ऑब्ज़र्व करते हो। आप जाते हो कुछ ना कुछ खरीदने, कुछ ना कुछ आप बिज़नेस में करने मतलब कि खरीदने या कुछ ना कुछ काम भी करने जाते हो बिज़नेस में। तो आप बिज़नेस को ऑब्ज़र्व कर पाते हो और हर एक घटनाएँ, जो भी ट्रांज़ैक्शन होता है, सब कुछ आप समझते हो। बट आपको क्या करना पड़ेगा? हिंट देना पड़ेगा हमें कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है। देखो, ट्रांज़ैक्शन मतलब क्या? तो ट्रांज़ैक्शन मतलब होता है कि जहाँ पर बिज़नेस में कोई सेल हो रहा है, कोई परचेज़ हो रहा है। जैसे हम गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, किसी को हम सैलरी दे रहे हैं, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं या बैंक से पैसा विथड्रॉ कर निकाल रहे हैं। ये सब क्या है? ट्रांज़ैक्शन है। किसी को उधार हम बेच रहे हैं, वो भी ट्रांज़ैक्शन है और कहीं से उधार हम खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, वो भी ट्रांज़ैक्शन है। ये सब कुछ ट्रांज़ैक्शन होता है। तो ट्रांज़ैक्शन आई होप सो आपको समझ में आ गया हो ट्रांज़ैक्शन क्या है? तो ट्रांज़ैक्शन जो होते हैं उसकी हम अकाउंटिंग करते हैं। देखो, अब आता है मैनर ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग करने के 2 मैनर हो सकते हैं। कौन-कौन से? एक होता है सिस्टमैटिक और एक होता है अनसिस्टमैटिक।
क्या होता है, एक होता है सिस्टमेटिक और एक होता है अनसिस्टमेटिक। अगर मैं सिस्टमेटिक की बात करूं तो सिस्टमेटिक में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रूल फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें रूल फॉलो करना पड़ेगा, हमें कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, हमें स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। यानी जहां पर हम कोई रूल फॉलो करते हैं, जहां पर कोई हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, जहां पर कोई हम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जहां पर कोई कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, वो होता है सिस्टमेटिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन अगर बात करो अनसिस्टमेटिक की, तो क्या अनसिस्टमेटिक में भी हम फॉलो करते हैं? नहीं। अनसिस्टमेटिक में हम इतना कोई रूल, इतना कोई कॉन्सेप्ट, इतना कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते। हम अपने हिसाब से करते हैं, जो हमें सही लगता है, जैसे हमें लगता है उस तरह से हम अकाउंटिंग करते हैं। उसको बोलते हैं अनसिस्टमेटिक अकाउंटिंग। आई होप सो ये बातें समझ में आ गई होंगी। अनसिस्टमेटिक मैनर वाली अकाउंटिंग भी आप थोड़ा बहुत पढ़ो, कहां पर, क्लास 11th में। लास्ट चैप्टर होगा अकाउंटिंग का, जिसमें एक सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, वो चैप्टर आपको मिल जाएगा। वहां पर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होगी, और आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपको उस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम है, जहां पर मेन मेन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जहां पर मेन मेन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये भी आप अनसिस्टमेटिक भी थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, ठीक है। देखो, अब बात करेंगे हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की। यानी हमें अकाउंटिंग के बारे में तो जान के चलो, अकाउंटिंग है क्या, था अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब करना होता है। अकाउंटिंग के मीनिंग को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे चलकर, बट अभी हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की। यानी अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग का स्टेप क्या है, सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या होती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, इस सब कुछ हम जानेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा एक्चुअली में अकाउंटिंग है क्या। देखो, अगर हम प्रोसेस की बात करें, अगर मान लो किसी बिजनेस का आप अकाउंटेंट हो, ठीक है ना, आपको अकाउंटिंग करनी है, तो क्या अकाउंटिंग आप डायरेक्टली कर सकते हो कि वहां पर गए, टैली खोला, आपने अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहला जो पॉइंट है अकाउंटिंग का, जो प्रोसेस में, वो सबसे पहले बिजनेस में जो होने वाले ट्रांजेक्शन है, जो बिजनेस में लेन देन हो रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यानी उस ट्रांजेक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला प्रोसेस है, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस और इवेंट। अब देखो, यहाँ जो इवेंट है, इसका मतलब केवल मैं लिखा हूं, यहाँ इवेंट का मतलब कोई ऐसे बिजनेस में घटना घट जाए, जैसे चोरी हो जाए, लॉस हो जाए, किसकी वजह से, लॉस बाई थेफ्ट, लॉस बाई फायर, मतलब फायर अकर्ड हो गया, उसके वजह से लॉस हो जाए, कोई ऐसी घटना घटे जिसकी वजह से कोई लॉस हो जाए या कोई गेन भी हो जाए, तो उसको भी हमें आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि जो लॉस हो रहा है ना, जो घटना घट रही है, जैसे कोई चोरी हो गया, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई लेन देन है, वो लेन देन एक घटना है। ये देखो, ऐसी बातें मे बी बुक में नहीं लिखी हुई है, बट मेरे हिसाब से मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप आसानी से चीजों को समझ पाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एंड इवेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बिजनेस में कौन कौन से ट्रांजेक्शन और कौन कौन से ऐसे इवेंट हुए हैं जिनकी अकाउंटिंग में बिजनेस में करनी है। देखो, अब इसका एक और ऑब्जेक्टिव होता है आइडेंटिफिकेशन का। जैसे मान लो कोई बिजनेस कर रहा है, वहां पे आपको अकाउंटिंग करनी है, कोई ट्रांजेक्शन आपके सामने आया, मतलब ट्रांजेक्शन सामने कैसे आएगा, ट्रांजेक्शन आता है बिल वाउचर के माध्यम से, इनवॉइस के माध्यम से, कैश मेमो के माध्यम से आपके सामने आता है कि हाँ, ये ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में हुआ है। इसलिए जो भी लेन देन होता है, उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड आपके पास होता है, कोई ना कोई फाइल मेंटेन की गई होती है बिजनेस में, तो आपके सामने आएगा, उससे आप पता कर पाते हो कि हाँ, इस दिन को, इस तारीख को, इस महीने में, इस साल में ये ट्रांजेक्शन हुआ है और हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। हो सकता है कि जो आपको फाइल मिली, जो आपको ट्रांजेक्शन मिला, उस फाइल में उस कोई ऐसा ट्रांजेक्शन मिल जाए, कोई ऐसी इनवॉइस मिल जाए, कोई ऐसा बिल मिल जाए, जो आपके बिजनेस से संबंधित नहीं है, या आपके बिजनेस से संबंधित है तो उस साल से संबंधित नहीं, जिस साल की आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो, जिस ईयर की आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो, उस ईयर से वो रिलेटेड ना हो, उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव, हटाना पड़ेगा वहां से। इसलिए क्या होता है, आपको सबसे पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग हमें करने जा रहे हैं, तो कौन से ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग करनी है, वो क्या हमारे बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है, जिस साल की अकाउंटिंग हम करने जा रहे हैं उस साल से संबंधित है कि नहीं है। इसका मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। उसके बाद होता है मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। जो सेकंड प्रोसेस है, उसका नाम है मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। क्वेश्चन ये आता है कि मेजरमेंट ऑफ टर्म्स मनी क्या होता है, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। वैल्यू मतलब, भाई मान लो कोई हमने सेल किया, तो 10,000 में सेल हुआ है, 5,000 में सेल हुआ है, तो इस चीज की वैल्यू क्या है। कोई हमने सैलरी पे किया है, तो 10,000 पे किया, 20 पे किया, कितना पे किया है, उसमें क्या करना पड़ेगा, जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको मनी के टर्म में मेजर करना पड़ेगा, उसकी रिकॉर्डिंग हमें किस वैल्यू पे करनी है। तो सेकंड प्रोसेस क्या होता है, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी होता है। देखो, एकेडमिक लेवल पर जो क्लास 11th की हम पढ़ाई करते हैं ना, वहां पर इतना इसको नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपके सामने ट्रांजेक्शन होता है, वहां वैल्यू गिवन होती है, तो इतना हेडक नहीं लेना। ये सब रियल लाइफ में ऐसा होता है कि रियल लाइफ में हमें ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, मनी के टर्म में मेजर करना है, उसके बाद हम थर्ड प्रोसेस पाएंगे। ओके, तो उसके बाद देखो थर्ड प्रोसेस क्या है,
जो सबसे मेन प्रोसेस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो है थर्ड प्रोसेस। वो क्या है? रिकॉर्डिंग करना। क्या करना? रिकॉर्डिंग करना। अब देखो, रिकॉर्ड दो तरीके से हो सकता है बिजनेस में। एक होता है जर्नल एंट्री के माध्यम से रिकॉर्ड करना, और एक होता है सब्सिडरी बुक मेंटेन करके रिकॉर्ड करना होता है। देखो, इसके सब अलग अलग चैप्टर होंगे आपके बुक में, तो इसके चैप्टर सब अलग अलग मिलेंगे। जर्नल के भी चैप्टर होंगे और सब्सिडरी बुक के भी चैप्टर होंगे। अब इसको डिटेल में वहां पढ़ने वाले हैं। वैसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट में जर्नल हम पढ़ेंगे, सब्सिडरी बुक नहीं पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट में जर्नल पढ़ेंगे। लेकिन जर्नल को और सब्सिडरी बुक के बारे में होता क्या है, ये सब डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। ओके, फिलहाल दिस इज द मेन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। मैं थोड़ा समझा दूं कि जर्नल कहाँ पे करते हैं। देखो, जर्नल एंट्री वहां पे होती है जहां पे ट्रांजेक्शन थोड़ा कम होते हैं, यानी जो बिजनेस छोटा होता है वहां पर हम जर्नल एंट्री करते हैं। और जो बिजनेस बड़ा होता है, जहां पे ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, वहां पर हम सब्सिडरी बुक मेंटेन करते हैं। यहाँ पे अकाउंटेंट ज्यादा होते हैं, दो तीन चार पांच अकाउंटेंट हो सकते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। यानी परचेज कोई और देख रहा है, सेल कोई और देख रहा है, कैश बुक कोई और मतलब कैश ट्रांजेक्शन कोई और देख रहा है। इस तरह से अलग अलग अकाउंटेंट होते हैं, जिससे बड़ा बिजनेस से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उसको इजिली वो हैंडल कर लें। देखिए, जहां पे छोटा बिजनेस है वहां पर सिंगल अकाउंटेंट होता है और एंट्री करके वो चीजें हैंडल कर लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, इसके बाद क्या आता है, एक बार जर्नल जब बन जाता है उसके बाद होता है क्लासिफिकेशन। क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है। यानी जो भी हमने जर्नल एंट्री पास किया या सब्सिडरी बुक मेंटेन किया है, उसमें जो भी हेड आया, जो भी अकाउंट आया, जैसे सैलरी का, परचेज का, जो भी आया है, उसको अलग अलग लिखना। यानी सैलरी अगर मान लो पूरे 12 महीने में 10-15 जितनी भी सैलरी हमने दिया हो महीने में, मान लो आपके यहाँ 100 एम्प्लॉय है तो आपको 100 एम्प्लॉय को सैलरी पे करना पड़ेगा, हर महीने पे करना पड़ेगा। तो सैलरी का डेटा एक जगह लिखना, जितना बार हमने परचेज किया उसको एक जगह लिख देना, जितना बार हमने सेल किया उसको एक जगह लिखना। वो क्या होता है? लेजर होता है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेजर भी चैप्टर आपके बुक में मिल जाएगा। ये जो चैप्टर है ये अलग से आपको आपके बुक में, यानी क्लास 11 की बात करूं तो क्लास 11 में एक चैप्टर आपको मिल जाएगा। वहां पर इसको डिटेल में समझेंगे कि लेजर बनाते क्यों है और इसके पीछे क्या रीजन है। ओके, तो फिलहाल ये समझ में आ गया कि जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन होगा, जैसे मान लो एक नेचर का जो ट्रांजेक्शन होता है, एक नेचर का, जैसे मान लो सैलरी है, तो उसको सब एक जगह लिख देना। जितने भी 12 महीने में 12 मंथ में ट्रांजेक्शन हुए हैं सैलरी का, उसको एक जगह लिख देना। जितने भी परचेज हुए हैं सबको एक जगह लिख देना, जितने भी सेल हुए उसको एक जगह लिखना। वो सब क्या होता है? क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स लेजर बनाना होता है। ओके, इसके बाद क्या होता है? समराइजिंग होता है। अब समराइजिंग क्या है? तो समराइजिंग मतलब जो लेजर है उसको समराइज फॉर्म में हम लिखते हैं। यानी अगर लेजर 10-20 पेज में बना हुआ है तो ट्रायल बैलेंस यानी समराइजिंग हो हमारा 1-2 पेज में हो जाएगा। ठीक है ना? अब समराइजिंग में तीन चीज आती है। समराइजिंग क्या आती है? एक तो ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। क्या होता है? ट्रायल बैलेंस। देखो, ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ लेजर। क्या है ट्रायल बैलेंस? एक लेजर का समरी है। और इसका बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका बनाने का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई अर्थमेटिकल एरर। मतलब कोई भी अगर अर्थमेटिकल एरर हुआ पहले, जैसे लेजर बनाया उसमें कोई अर्थमेटिकल एरर हो गया, कोई प्लस माइनस करने में गलती हो गई है, कोई अकाउंट अमाउंट ट्रांसफर करने में गलती हो गई है, तो उसको इजीली हम ट्रायल बैलेंस बनाकर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अर्थमेटिकल एरर फाइंड आउट करने के लिए भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और इसके माध्यम से क्या बनाते हैं? हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं। जो ट्रायल बैलेंस है इसके, देखो, इसके माध्यम से बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और फिर बनता है बैलेंस शीट। यानी विदाउट ट्रायल बैलेंस हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं, बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं। वैसे बना सकते हैं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। लेकिन ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। एक बार ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना इजी हो जाता है। फिर हमारे सामने सब डेटा सामने होता है और इजीली हम उसको बना लेते हैं ट्रायल बैलेंस से, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ लेजर। उसके बाद बनता है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमारे एक बिजनेस में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों बनता है? यानी देखो, अगर आपका बिजनेस है, उस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, क्या आपको पता नहीं होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ओके, आई होप से बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद एक बनता है बैलेंस शीट। क्वेश्चन ये आता है कि हम बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? देखो, बैलेंस बैलेंस शीट बनाने का जो मेन पर्पज होता है, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है टू फाइंड आउट इकोनॉमिकल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी बिजनेस का इकोनॉमिकल पोजीशन क्या है, हमारा बिजनेस अच्छे कंडीशन में है या बुरे कंडीशन में, ये सब पता करने के लिए बनाते हैं बैलेंस शीट। आई होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम प्रोसेस पढ़ रहे थे। उसके पहले थोड़ा बहुत हमने मैनर वगैरह देख लिया। अब इसके बाद पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। देखो, जो हमने बात आपको बताई है प्रोसेस में, उसी को सिस्टमैटिक मेथड में लिख देंगे। उसको लाइन बाय, अगर हम लाइन बाय लिख दें तो क्या बन जाएगा? मीनिंग बन जाएगा।
देखो कैसे होगा मीनिंग। देखो पहली बात ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज आप अगर अकाउंटिंग में पढ़ते हो तो आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, समझना है, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, फिर अकाउंटिंग में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव आपको रट्टाफिकेशन कराना नहीं है, आपको समझाना है। यानी ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जिसके पीछे आपको लॉजिक समझ में ना आए, उसके पीछे रीजन क्या है आपको समझ में ना आए। यानी सब कुछ आपको समझ के चलना है, आपको हर एक पीछे का लॉजिक, हर एक पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए। उस हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे यहाँ पर, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। देखो जी आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है मीनिंग। मीनिंग क्या है? देखो सिंपल भाषा में, जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ, जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है या इवेंट हो रहा है, बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन या बिजनेस में होने वाले इवेंट, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा होगा फाइनेंशियल, ठीक है ना। उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को या इवेंट को रिकॉर्ड करना, क्या करना? रिकॉर्ड करना। किस मैनर में? सिस्टमैटिक मैनर में। यानी बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन या इवेंट को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग होती है। ये आपने प्रोसेस में देखा होगा, तो उसी प्रोसेस को हम लाइन बाय लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? मीनिंग बन जाएगा। देखो यहाँ पर, तो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स इन सिस्टमैटिक मैनर। देखो अनसिस्टमैटिक हमने लिखा हुआ, क्या लिखा है? सिस्टमैटिक मैनर। जब तक उसको सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक अकाउंटिंग नहीं है। एक्चुअल मायने में देखा जाए ना, एक्चुअल मायने में अकाउंटिंग नहीं है। तो आपको सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग होती है। तो क्वेश्चन आता है, केवल रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग होती है? मतलब केवल जर्नल बना दिया या सब्सिडरी बुक बना दिया, क्या वही अकाउंटिंग? नहीं, वो अकाउंटिंग नहीं है। उसके बाद भी आपने देखा होगा लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना, सब कुछ अकाउंटिंग का पार्ट है। उसके बाद भी अकाउंटिंग कुछ प्रोसेस होते हैं, क्योंकि हमने जो प्रोसेस यहाँ बताया ना, यहाँ पर ये प्रोसेस यहाँ पर एंड नहीं हुआ अभी। इस प्रोसेस के बाद भी कुछ पॉइंट और भी आते हैं, जैसे एनालाइजिंग करना, इंटरप्रिटेशन करना, कम्युनिकेशन टू यूजर देयर ऑफ, मतलब कि जो हमारे अकाउंटिंग के यूजर होते हैं वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना भी अकाउंटिंग का पार्ट होता है। तो वो हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, ये कहाँ मिल जाएगा आपको? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में देखो मिल जाएगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हो आराम से, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट इन सिस्टमैटिक मैनर कॉल्ड अकाउंटिंग, एंड इंक्लूड क्या इंक्लूड भाई? क्लासिफिकेशन करना, समराइजिंग करना, एनालाइजिंग करना। अब देखो समराइजिंग समझ गया अरे आप समझ गए ना, जैसे ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना, वो समराइजिंग का पार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है? एनालाइजिंग करना। क्वेश्चन ये आता है कि एनालाइजिंग क्या होती है। देखो बेटा, एनालाइजिंग चीजें हो, जैसे मान लो आपने बिजनेस में अकाउंटिंग तो कर लिया, अगर मान लो किसी साल में बिजनेस में लॉस हो जाए, किसी साल में बिजनेस में क्या हो जाए? लॉस हो जाए, तो लॉस क्यों हुआ, क्या आप जानने का प्रयास नहीं करोगे? प्रयास करना पड़ेगा। क्यों लॉस हुआ है, तो क्यों हुआ है, उसके पीछे क्या रीजन है, उसको बोलते हैं एनालाइज करना। हम क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं, हम उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे कि लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या रीजन है। क्या कोई एक्सपेंसेस हमारा बढ़ तो नहीं गया, इंक्रीज तो नहीं हुआ है, या हमारा इनकम डिक्रीज तो नहीं हो गया। यानी इनकम अगर डिक्रीज होगा तब लॉस हो सकता है, या हमारे कोई खर्चे बढ़ गए हो, खर्चे हमारे इंक्रीज कर गया हो तो लॉस हो सकता है। तो सबको क्या करना पड़ेगा? एनालाइज करना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा। तो जो हम एनालाइजिंग करते हैं, जो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो भी अकाउंटिंग का पार्ट है। यहाँ तक कि अकाउंटिंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, वो यूजर तक पहुंचाना, जो हमारे अकाउंटिंग यूजर है। अब क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग यूजर कौन कौन होते हैं। तो अकाउंटिंग यूजर एक तो हमारा ओनर हो सकता है, जो बिजनेस का ओनर है, वहां तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना पड़ेगा जो भी अकाउंटिंग हो रही है, अकाउंटिंग के बारे में, प्रॉफिट लॉस जो भी कुछ है उसके बारे में हमें ओनर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी। तो ओनर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना भी अकाउंटिंग का पार्ट है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट के पास, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, अगर हमारा बिजनेस जड़ा बड़ा है तो जो भी हम टैक्स पे करते हैं, तो किस प्रॉफिट पे हमने टैक्स पे किया, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ है, तो हम बिजनेस में जो अकाउंटिंग है प्रॉपर की है कि नहीं की है, ये सब कुछ हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा अपना, पूरे अकाउंटिंग सबमिट करना पड़ता है कि जो भी हमने प्रॉफिट पर टैक्स पे किया वो क्या प्रॉफिट सही है कि गलत है, सही तरीके से हमने प्रॉफिट निकाला है कि नहीं निकाला है, ये सब कुछ हमें वहां पर प्रेजेंट करना पड़ेगा। कहां पर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो इसलिए कह सकते हैं कि जहां तक हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, जिसको जिसको अकाउंटिंग हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो सभी अकाउंटिंग का पार्ट होता है। आई होप से बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए, अब बात आती है पिलर ऑफ अकाउंटिंग की। किसकी बात आती है? पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब यहां से अकाउंटिंग का कुछ मेन पॉइंट आपको स्टार्ट होने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अकाउंटिंग होती क्या है, उसके प्रोसेस क्या है, और अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। ठीक है। अब आती है अकाउंटिंग के प्रोसेस, क्या चीज? पिलर ऑफ अकाउंटिंग।
अब बात करते हैं, अगर पिलर ऑफ अकाउंटिंग की बात करो तो ये कहीं बुक में नहीं लिखा है पिलर ऑफ अकाउंटिंग। ऐसा बुक में ऐसी बातें कहीं लिखी नहीं है कि अकाउंटिंग के कितने पिलर होते हैं। तो मेरे हिसाब से 4 पिलर होते हैं। ये देखो सब कुछ मैं तो अपने हिसाब से बोल रहा हूँ मैं कि जो पिलर ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, पिलर ऑफ अकाउंटिंग ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? देखो एक होता है एक्सपेंस, एक इनकम, एक लाइबिलिटी और एक असेट। ये 4 होते हैं। अब यहाँ पर जो भी अकाउंटिंग है पिलर लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्सपेंस, लॉस, जब भी हम एक्सपेंस बोलेंगे लॉस हमेशा उसके साथ में रहेगा। एंड इनकम, इनकम के बाद रेवेन्यू या गेन, ये तीनों एक साथ रहेगा। इसको हम इनकम बोलेंगे तो इनकम के साथ हमेशा रेवेन्यू एंड गेन जुड़ा रहेगा। उसके बाद तीसरा क्या है? लाइबिलिटीज है। और चौथा क्या है? असेट्स है। तो क्वेश्चन आता है कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग के 4 पिलर होते हैं। देखो बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं जिसकी अकाउंटिंग करते हैं, वह ट्रांजेक्शन या तो एक्सपेंस से संबंधित यानी रिलेटेड होगा, या तो इनकम से रिलेटेड होगा, या तो लाइबिलिटीज होगा, या तो असेट्स होगा। यानी ये हुआ कि बिजनेस में जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे या तो एक्सपेंस की, या तो इनकम की, या तो असेट की, या तो लाइबिलिटी की होती है। इसके अलावा कोई अलग पॉइंट नहीं। देखो लाइबिलिटी मतलब कैपिटल भी उसमें आ जाएगा, ध्यान रखना। अगर जब भी मैं लाइबिलिटी की बात करूंगा तो इसमें कैपिटल भी आ जाएगा, क्योंकि बुक में कैपिटल अलग अलग से लिखा हुआ है। बुक में कैपिटल अलग से लिखा हुआ है। तो हम 4 ही पॉइंट बोलेंगे, लाइबिलिटी में कैपिटल शामिल रहेगा, क्योंकि कैपिटल भी एक लाइबिलिटी है। कैपिटल भी एक लाइबिलिटी है। बुक में क्या होता है? लाइबिलिटी अलग बताते हैं और कैपिटल को अलग बताते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे तो 4 पिलर ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से? एक्सपेंस, जब भी मैं एक्सपेंस बोलूंगा लॉस हमेशा साथ में रहेगा। इनकम, जब भी मैं इनकम बोलूंगा उसके साथ में गेन या रेवेन्यू साथ में रहेगा। लाइबिलिटी एंड कैपिटल साथ में रहेगा। एंड असेट्स, ये 4 पॉइंट है। ये पूरी अकाउंटिंग इसी पर टिकी हुई है, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी और असेट पर। अगर ये 4 पॉइंट जो 4 पिलर ऑफ अकाउंटिंग है अगर आपको समझ में आ गया तो फिर अकाउंटिंग आपके लिए इजी हो जाएगा। यानी अकाउंटिंग आपके मुट्ठी में आ जाएगा। और अकाउंटिंग में ऐसा कोई चीज नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। इसलिए सबसे पहला फोकस में क्या करना है? इन 4 पॉइंट को समझने में करना है कि भाई एक्सपेंस है तो क्या है, इनकम है तो क्या है, लायबिलिटी को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, और असेट को कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। मतलब क्या हुआ कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो ट्रांजैक्शन एक्सपेंस से रिलेटेड है या इनकम से रिलेटेड है, या वहां पर कोई असेट सेट पे उस पर इफेक्ट पड़ा उसकी वजह से, या उस ट्रांजैक्शन की वजह से किसी लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। ये सब कुछ हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आई होप सो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब बात हम करेंगे एक्सपेंस की। देखो एक्सपेंस की लिस्ट दे रखा है, बहुत सारे एक्सपेंस हमारे बिजनेस में होते हैं। देखो हम पहले इसको रीड कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो तो अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंस, अच्छा रेवेन्यू एक्सपेंस, चलिए पहले पढ़ते इसको, ठीक है ना। पहले इसको समझते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस है क्या। देखो देखो अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, किसकी बात करूं? एक्सपेंडिचर की। पहले हम बात करेंगे यानी जो लिस्ट है उसको पहले से पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर की। किसकी बात करेंगे? एक्सपेंडिचर की। तो एक्सपेंडिचर 3 टाइप के होते हैं। कितने के? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन कौन से होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्वेश्चन ये आता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। क्वेश्चन ये आता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है क्या। देखो अगर इसको नॉर्मल मीनिंग बताऊं मैं, अगर बुकिश लैंग्वेज बताऊं तो क्या हो सकता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब होता है, revenue expenditures are those expenditure which derive benefit for one accounting year or less than one accounting year। क्या बोला मैंने? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच डेराइव बेनिफिट फॉर वन अकाउंटिंग ईयर और लेस देन वन अकाउंटिंग ईयर। मतलब क्या होगा? मतलब बिजनेस में कोई भी खर्चा जिसका फायदा, बिजनेस में होने वाला कोई भी खर्चा जिसका फायदा या तो वन अकाउंटिंग ईयर तक हो या उससे कम समय तक हो, उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब आज हमने कोई खर्चा किया, आज हमने कोई एक्सपेंस किया और लगता है उसका फायदा केवल 1 साल तक हो रहा है, उससे ऊपर नहीं होने वाला, या तो 1 साल या उससे कम होने वाला है, तो वैसे एक्सपेंडिचर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। देखो अब इसको सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं, एकदम सिंपल वे में। देखो बिजनेस में होने वाले कोई भी खर्चा जो डेली बेसिस पे होते हो, वीकली बेसिस पे हो रहे हो, मंथली बेसिस पे हो रहे हो, क्वार्टरली बेसिस पे हो रहे हो, हाफ ईयरली बेसिस पे हो रहे हैं, या ईयरली बेसिस पे हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? मतलब बिजनेस में कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो डेली होते हैं, कुछ खर्चे बिजनेस में ऐसे होते हैं जो डेली होना ही होना है, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हफ्ते में होते हैं 1 दिन। देखो हफ्ते का मतलब नहीं है पूरा हफ्ते, 1 वीक में ही होगा, कभी 10 दिन में हो जाता है, कभी 5 दिन में होते हैं। कुछ खर्चे बिजनेस में ऐसे होते हैं जो 10 दिन में हो जाते हैं, कभी 20 दिन में, कभी 25 दिन में होते हैं। कुछ खर्चे बिजनेस में ऐसे भी होते हैं जो हर महीने होते हैं, और कुछ खर्चे बिजनेस में ऐसे भी होते हैं जो कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में होते हैं।
तो वे 6 महीने में होते हैं। और कुछ एक्सपेंस यानी कुछ खर्चे हमारे बिजनेस में ऐसे भी होते हैं जो साल में कम से कम एक बार होते हैं, एटलीस्ट वन टाइम इन अ ईयर होते ही होते हैं। ऐसे खर्चे जितने भी होते हैं बिजनेस में, ये सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऐसे खर्चे जो बिजनेस में होते हैं सभी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब देखो इसके एग्जांपल क्या होते हैं, यहाँ पे कोई देखो रीड कर लो आप, यहाँ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दोज एक्सपेंडिचर आर लिखा यहाँ पर, revenue expenditures are those expenditure which derive benefit for one accounting year or less than one accounting year। जो मैंने बातें बोली वही बात लिखा हुआ है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच डेराइड बेनिफिट फॉर वन अकाउंटिंग ईयर और लेस देन वन अकाउंटिंग ईयर। फॉर एग्जांपल सैलरी पेड, रेंट पेड। देखो अगर किसी इंप्लॉय को हम सैलरी पे कर रहे हैं तो हर महीने पे करना पड़ता है, दैट्स इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर रेंट हम पे कर रहे हैं तो हर महीने रेंट पे करना पड़ता है, तो रेंट इज ऑल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अलावा जो एक्सपेंस है इसकी लिस्ट जो दिया है लिखा हुआ है, ये सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जितने भी यहाँ पर खर्चे लिखे हुए हैं, खर्चे की बात कर रहा हूं मैं, ये जितने भी यहाँ पर एक्सपेंस लिखा हुआ है ये सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अकाउंटिंग पूरी तरह से इसी पर टिकी हुई है। जो भी हम अकाउंटिंग करने वाले हैं बिजनेस में, एक पूरी अकाउंटिंग एक्सपेंस, इनकम, असेट, लायबिलिटी पर ही टिकी हुई है। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। अगर आपने इसको समझ लिया देन अकाउंटिंग आपके हाथ में आ जाएगा। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब क्या होता है, यहाँ पर दो लिखा है परचेज, ब्रैकेट में लिखा है गुड्स लिखा है। गुड्स मतलब क्या होता है, तो गुड्स मतलब जिस आर्टिकल और थिंग में एक बिजनेसमैन डील करता है, मतलब जिस आर्टिकल और थिंग का कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा हो, यानी जिस वस्तु में व्यापार कर रहा हो, सिंपल भाषा में जिस वस्तु में व्यापार कर रहा हो उसे हम गुड्स बोलते हैं। जैसे अगर कपड़े का बिजनेस है तो कपड़ा हमारे लिए गुड्स है। अगर हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है तो स्टेशनरी हमारे लिए गुड्स है। अगर हमारा मान लो कि कुछ इलेक्ट्रिक्स आइटम हम बेच रहे हैं, तो जो भी इलेक्ट्रिक आइटम हम खरीदते हैं बेचने के लिए वो सब क्या हमारे लिए गुड्स हैं। यानी सिंपल भाषा में जो कुछ भी हम खरीदते हैं बिजनेस में बेचने के लिए, क्या बोला मैंने, जो कुछ भी हम बिजनेस में खरीदते हैं बेचने के लिए वो सब क्या होता है, गुड्स होता है। तो क्या गुड्स हम 2 साल में एक बार खरीदते हैं, 3 साल में एक बार खरीदते हैं? नहीं, गुड्स हम नॉर्मली बिजनेस में परचेज करते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। गुड्स खरीदना यानी परचेज करना क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, इसके बाद कैरिज इनवर्ड। अभी कैरिज क्या, देखो कैरिज, फ्रेट, कैरिज इनवर्ड सब एक ही बात है, ठीक है ना। कैरिज बोलो या फ्रेट बोलो या कैरिज इनवर्ड बोलो या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। देखो जो जो भी हम गुड्स कहीं से खरीद रहे हैं, तो जहां से भी माल मंगा रहे हैं, चाहे वो गुजरात से मंगाए, चाहे हम मुंबई से मंगाए, चाहे हम दिल्ली से मंगाए, चाहे कहीं से मंगाए, क्या लगता है वो गुड्स वहां से चलते हुए आ जाएगा ऐसे आपके दुकान तक? ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस गुड्स को, उस सामान तक आपको किसी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से लाना पड़ेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उस गुड्स को ला रहे हो तो क्या लगता है वो फ्री में लाएगा? तो कोई रिश्तेदार तो है नहीं, इवन रिश्तेदार भी होगा तो फ्री में नहीं लाएगा। उसके लिए जो कुछ भी हम अमाउंट पे करेंगे, व्हाट एवर अमाउंट पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दैट गुड्स इज कॉल्ड कैरेज, उसको बोल दो या कैरेज इनवर्ड बोलो या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बोलो, सब बात एक ही होती है। इवन कुछ हद तक हम फ्रेट भी बोल सकते हो उसको, तो सब बातें एक ही है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ लिखा है फ्रेट, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, इसका मतलब क्या है, गुड्स को लाने का खर्चा है। अगर कुछ अदर चीज होगा, जैसे मान लो कि हम कोई और असेट ला रहे हैं, जैसे हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, कोई हम मशीन खरीद रहे हैं उसको ला रहे हैं, तो स्पेशली वहां मेंशन रहेगा कि हम मशीनरी को लाने का ट्रांसपोर्टेशन है। यहाँ जो है ना, कैरिज या फ्रेट या ट्रांसपोर्टेशन या गुड्स को लाने का खर्चा, ध्यान रखना गुड्स को लाने का एक्सपेंस होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, अदर देन गुड्स नहीं है। ये आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है वेजेज। तो वेजेज मतलब क्या होता है, मजदूरी होता है। क्या होता है, मजदूरी। अब मजदूरी मतलब क्या, हम मजदूर को मजदूरी पे करते हैं। मजदूर कौन होता है, जो मजबूर होता है, ठीक है ना। मजदूर कौन होता है, जो मजबूर होता है। जो हम मजदूरी पे करते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजेज। क्या वेजेज, अगर कोई हम ऐसा कोई अपने बिजनेस में काम करा रहे हैं, छोटे मोटे रिपेयर काम करा रहे हैं या कोई ऐसा कुछ काम है, तो वहां पर अगर हम साल में एक दो बार ऐसा तो होता होगा जब हम मजदूरी पे करते हो, वेजेस पे करते हो, तो ये भी कहीं क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये भी बिजनेस में नॉर्मली साल में कम से कम एक दो बार हो ही जाता है। ओके, इसके बाद फैक्ट्री पावर। अगर आपका फैक्ट्री है, कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर आप गुड्स बनाते हो, बनाकर बेचते हो, क्या करते हो, बनाकर बेचते हो, तो वहां जो फैक्ट्री है वहां पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी होगा तो लगेगा भाई, बिजली नहीं होगा तो काम कैसे होगा वहां पर, ऐसा अंधेरे में तो काम करेगा नहीं। और जितनी भी वहां मशीनें होती हैं वो विदाउट पावर तो चलेगी नहीं, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलेगी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज करोगे तो उसका बिजली का बिल आएगा, तो जो बिजली का बिल पे करोगे वो भी क्या होता है, मंथली होता है। तो जो भी मंथली आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो वो भी एक तरफ से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आई होप से बातें समझ में आ गई। बैंक चार्जेज, बैंक पता है कभी कोई चार्ज हमसे लेती है,
और हम हमारा बैंक में अकाउंट है तो एटीएम चार्जेज, कैश बुक चार्जेज, चेकबुक चार्जेज हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम कोई बैंक से स्टेटमेंट निकलवाते हैं, कोई स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो इस उस स्टेटमेंट का भी बैंक हमसे चार्ज काट लेती है। तो ये बहुत सारे ऐसे बैंक चार्ज काटती है जिसको बोला गया बैंक चार्जेज। तो बैंक चार्ज जो हमसे काट रही है वो भी हमारे लिए खर्चा है, और साल में कम से कम 2-3 बार, 4 बार, 5 बार तो होता ही होता है ऐसे चार्जेज। तो ये भी हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ओके। सैलरी, इंप्लॉय को हम सैलरी पे करते हैं भाई, मंथली पे करते हैं तो मंथली पे करते हैं, इसका मतलब क्या है, खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेंट पे करते हैं मंथली हम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। प्रिंटिंग स्टेशनरी, पता है प्रिंटिंग मतलब, भाई कोई फोटो कॉपी कराना है, कोई हमें पेन खरीदना है, कोई हमें नोटबुक खरीदनी है कुछ बिजनेस पर्पज से, ये जो भी हम परचेज करते हैं स्टेशनरी, प्रिंटिंग वगैरह जो भी हम कराते हैं, फोटो कॉपी वगैरह, ये सब प्रिंटिंग स्टेशनरी में जाता है। तो ये भी एक तरफ से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आगे देख लो, पूरा रीड करते हैं। पोस्टेड कुरियर, कहीं हम पोस्टेज कर रहे हैं, कोई हम कुरियर कर रहे हैं, ये भी हो गया आपका। टेलीफोन, इंटरनेट चार्जेज, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, साल में कम से कम अगर मान लो गुड्स का हम इंश्योरेंस कराए, अपने बिजनेस में इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो साल में कम से कम एक बार, 1 साल का इंश्योरेंस होता है नॉर्मली, तो साल में एक बार कम से कम हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, तो ये भी ईयरली है, ठीक है ना। कोई रिपेयर मेंटेनेंस काम हो रहा है, बात समझ में आ गई? इसके अलावा बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, हम बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, ये भी साल में कम से कम 1-2 बार हो जाता है। ये बैंक को हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो हम बैंक से लोन लिए हैं, बिजनेस, ध्यान रखना, बिजनेस करने के लिए, अगर बिजनेस करने के लिए कोई लोन लिया गया उस पर हम इंटरेस्ट जो पे करेंगे, वो भी एक तरफ से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम से कम, ये भी मंथली जाता है, ठीक है। बैंक चार्ज दोबारा आ गया है। जनरल मतलब छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसको जनरल एक्सपेंस में डाल दिया जाता है, जो बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसको जनरल एक्सपेंस में डाल दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कमीशन हमने किसी को दिया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सब क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कुछ बातें यहाँ लिखा है, लॉस बाय थेफ्ट, ये समझते हो आप, लॉस बाय थेफ्ट मतलब हमने कोई चोरी हुआ, कोई फायर हो गया, कर हो गया, तो लॉस बाय फायर या थेफ्ट। तो इस तरह कोई अगर चोरी होता है, कोई आग लगती है, तो उससे कोई नुकसान हो गया, उसको लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर बोलेंगे हम, ठीक है। ये भी एक तरह से बिजनेस के लिए नुकसान है। ये 2-3 बातें और हैं, इसमें बैड डेट्स है, डेप्रिसिएशन है, ये हम बाद में इसको समझेंगे। तो वास्तव में बैड डेट्स क्या होता है, डेप्रिसिएशन, इसको अलग से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड मतलब अगर किसी को हम डिस्काउंट देते हैं, किसी को हम छूट देते हैं, वो भी हमारे नुकसान की बात है। ये सब कुछ यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, यानी कह सकते हैं लॉस या एक्सपेंस में ये सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा यहाँ पर, एक्सपेंसेज या लॉस। ये जो लिस्ट है इसमें कुछ लॉस भी है और कुछ एक्सपेंस भी है, और जो एक्सपेंस है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आई होप सो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आ गया होगा। ओके। इसके बाद यहाँ पर आती बात इनकम की, किसकी बात आती है, चलो इसके बाद हम पढ़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इनकम पर आएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जस्ट उसके अपोजिट कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके जस्ट अपोजिट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच डेराइव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, मतलब वह कोई भी खर्चा जिसका फायदा बिजनेस को एक साल मतलब वन अकाउंटिंग ईयर से ऊपर तक मिलता रहे, ऐसे जितने भी खर्चे होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब हमने आज कोई खर्चा किया, हमने कोई चीज खरीदा यहाँ पर, और लगता है उसका फायदा कई साल तक मिलेगा। जैसे यहाँ पर फर्नीचर हो सकता है, जैसे कोई हमने बनाया फर्नीचर, बेंचेज बनवाया हमने पढ़ने के लिए बच्चों को, जो हमने बेंच बनवाया, क्या लगता है, जितना भी उसमें 50,000 60,000 जो भी हमने खर्चा किया, क्या लगता है उसका फायदा केवल 1 ईयर, वन अकाउंटिंग ईयर तक मिलेगा? नहीं, कम से कम 5 साल, 6 साल, 10 साल तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर तक मिलेगा। अच्छा एक और चीज क्लियर कर दूं मैं बार बार बोल रहा अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर है क्या, अकाउंटिंग ईयर नॉर्मली 1 ईयर का होता है, 1 साल का होता है। कितना साल का, 1 साल का होता है। और वन अकाउंट मतलब यहाँ पर नॉर्मली स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी अगर बात करूं, अगर 1 अप्रैल 25 से स्टार्ट हुआ है तो कहां तक जाएगा, 31 मार्च 26 तक जाएगा। नॉर्मली अकाउंटिंग ईयर 1 साल का होता है, कम भी किसी किसी बिजनेस में कम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, वन अकाउंटिंग ईयर पूरे पूरे 12 महीने का होता है, ठीक है। तो जब भी मैं अकाउंटिंग ईयर की बात करूं, इसका मतलब 12 महीना समझना, ठीक है ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च समझो, या 1 जैन टू 31 दिसंबर भी आप समझ सकते हो। ओके। तो आई होप सो कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ गया होगा आपको, कि वह कोई भी खर्च जिसका फायदा बिजनेस को मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर तक मिले, जैसे हमने कोई फर्नीचर खरीदा, हमने कोई मशीन खरीदा, हमने कोई कंप्यूटर खरीदा, हमने कोई लैपटॉप खरीदा, हमने कोई कैमरा खरीदा, यानी कोई भी चीज इस तरह खरीद रहे हैं बिजनेस में, तो इसका फायदा अगर लगता है कि हाँ इसका 12 महीने से ऊपर तक फायदा मिलेगा, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर तक इसका फायदा मिलने वाला है,
इसका मतलब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बात समझ में आ गई? तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तो परचेज ऑफ मशीनरी, अगर कोई मशीन खरीद रहे हैं। परचेज ऑफ लैंड, जमीन खरीद रहे हैं, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, बेंचेज खरीद रहे हैं, कोई हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं, ये सभी क्या है? कैपिटल एक्स देखो खर्चे हो रहे हैं, बट एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आई होप से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है? तो क्या लिखा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर और दोज एक्सपेंडिचर विच डेराइव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर्स। इसका एग्जांपल क्या है? परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ बिल्डिंग। आई होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है? अब इसके बाद थोड़ा बहुत हम इनकम की बात कर लेंगे और इनकम के बाद हम फिर असेट लायबिलिटी की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पर हम असेट लायबिलिटी की बात करने वाले हैं। तो इनकम क्या है? तो इनकम में यहाँ पर देखो, इनकम क्या होता है? को इनकम का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है या कोई भी बिजनेस में ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसके वजह से बिजनेस का नेटवर्थ, अब कहते हो नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ बढ़ जाए। यानी कोई भी बिजनेस में ऐसा ट्रांजैक्शन हो या कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिसकी वजह से बिजनेस का नेटवर्थ बढ़े, तो हम बोलेंगे इनकम यहाँ पर हुआ है। तो आपको नेटवर्थ अभी नहीं समझ में आएगा। नेटवर्थ समझने के लिए आपको बैलेंस शीट पढ़ना पड़ेगा पहले, और एक बार जब बैलेंस शीट आप पढ़ लोगे तो आपको नेटवर्थ समझना कि हाँ नेटवर्थ कब बढ़ता है कब घटता है। ये थोड़ा इसके लिए वेट करना पड़ेगा। बस अभी इतना समझो कि अगर कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है, कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसके वजह से बिजनेस का नेटवर्थ इंक्रीज होता है, उसे बोलते हैं इनकम। इसका बस एग्जांपल आप समझ लो। जैसे मान लो सेल ऑफ गुड्स, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर हमने बिजनेस में सेल को गुड्स को बेचा है, सेल किया है, ऑलवेज हम इसको इनकम नहीं बोलेंगे। एक्चुअली रेवेन्यू का पार्ट है। किसका पार्ट है? रेवेन्यू को। अगर हम किसी गुड्स को सेल कर रहे हैं तो रेवेन्यू का पार्ट होता है, इनकम इसे नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? इसके अलावा रेंट रिसीव इनकम का पार्ट बन सकता है, कमीशन रिसीव इनकम का पार्ट बन सकता है, इंटरेस्ट रिसीव इनकम का पार्ट है, बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स क्या होता है? पहले हमें बैड डेट समझना पड़ेगा, उसके बाद इसको समझेंगे, ठीक है ना? तो पहले हम बैड डेट समझेंगे, जो एक्सपेंस में था ना बैड डेट्स, पहले उसको समझेंगे, उसके बाद बैड डेट्स रिकवर समझेंगे हम, ठीक है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं, कहीं पैसा लगाए हैं, वहां से कुछ हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई रिटर्न मिल रहा है, कोई हमें डिविडेंड मिल रहा है, वो सब हमारे इनकम का पार्ट होता है। तो अभी बस एग्जांपल समझो कि इनकम में क्या क्या आ सकता है। अच्छा, इनकम मतलब यहाँ पर सब कुछ रेवेन्यू, गेन, और यहाँ पर इनकम दे रखा है, ठीक है? तो इनकम रेवेन्यू गेन में क्या क्या आ सकता है? सेल ऑफ गुड्स आ सकता है, रेंट रिसीव होगा, कमीशन रिसीव हो गया, इंटरेस्ट मिल गया। डिस्काउंट कहीं से मिलता है? अगर डिस्काउंट भी कहीं से मिलता है, वो भी इनकम का पार्ट होता है, ओके? तो आई होप से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसी बेस पे देखो आपके जो ट्रांजेक्शन आपको मिलेंगे ना अकाउंटिंग करते टाइम पर, लगभग लगभग यही मिलने वाला है। इसके अलावा नॉर्मली कमी मिलता है, जैसे एक कमी मिलेगा, डोनेशन मिल सकता है आपको। क्या मिल सकता है? डोनेशन, ठीक है? ये सब चीजें आपको मिल सकती है। बाकी जो पॉइंट कोई नया आता है तो हम वहां पर समझ लेंगे अच्छे से, ओके? आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।